हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग क्वेश्चन पेपर के अंदर आए इन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो लोग भी KVS, NVSG, SSSB, UGC नेट, UPPGT, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है। यानी अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेकंड क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस दोनों ही एक साथ होते हैं। यानी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी होते हैं। इकोनॉमी के अंदर क्या गुड प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग पब्लिक के पास भी होती है, प्राइवेट के पास भी होती है। प्राइवेट जो है उन गुड को प्रोड्यूस करता है अपने प्रॉफिट के लिए है, और साथ में गवर्नमेंट जो है वो करती है सोसाइटी वेलफेयर के लिए। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं उनको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया कैसी कंट्री है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 4, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं एडम स्मिथ को। क्वेश्चन आ जाता है कि एडम स्मिथ की फेमस बुक का नाम बताइए। तो एडम स्मिथ की फेमस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और कई बार पूरा नाम ले लेता है। तो उसकी बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एडम स्मिथ की फेमस बुक जो थी वो कब आई थी? वो आई थी 1776 में। तो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम को किसने एस्टिमेट किया था? तो फर्स्ट टाइम इंडिया में नेशनल इनकम एस्टिमेट करी थी दादा भाई नरौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बुल और बेयर मार्केट वर्ड जो है वो किस मार्केट से रिलेटेड है? तो बुल और बेयर मार्केट वर्ड का जो यूज़ है वो किया जाता है शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ग्रेसम लॉ किससे रिलेटेड है? तो ग्रेसम लॉ जो है वो रिलेटेड है सर्कुलेशन ऑफ मनी से। बेसिकली जो ग्रेसम थे उन्होंने बोला था कि इकोनॉमी में जो बैड मनी होती है वो हमेशा गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। बैड मनी का मतलब ब्लैक मनी। जिन लोगों के पास भी ब्लैक मनी होता है वो खासकर क्या करते हैं, यानी जिनके पास अगर वाइट मनी है, वाइट मनी मीन जिस पर उन्होंने टैक्स पे किया है, ब्लैक मनी मीन जिस पर वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तो ग्रेसम कहते थे जब भी इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी होगी यानी बैड मनी होगी तो लोग हमेशा क्या करते हैं, बैड मनी को खर्च करते हैं, उसको निपटाते हैं और उसके बाद गुड मनी पर आते हैं, क्योंकि गुड मनी पर उन्होंने टैक्स पे किया होता तो उनको कोई फेयर फैक्टर नहीं होता है। तो ग्रेसम जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है? सर्कुलेशन ऑफ मनी से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेसम लॉ में किसकी बात की गई थी? तो ग्रेसम लॉ में ग्रेसम ने कहा था कि जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को हमेशा सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि RBI यानी जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो कब नेशनलाइज हुआ था? तो RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि उस टाइम पर RBI को एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि RBI कब फॉर्म हुआ? तो RBI का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, बट 1 जनवरी 1949 को RBI को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी RBI को एक पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया। उस टाइम पर RBI एक जो है क्या था, RBI जो एक प्राइवेट बैंक था। क्वेश्चन आ जाता है कि RBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो RBI का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनिशियली जब RBI बना था उस टाइम पे RBI का हेडक्वार्टर कहाँ था? उस टाइम पे RBI का हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर, बट 2 साल बाद इसको शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1 रुपी नोट कौन इशू करते हैं इंडिया में? तो 1 रुपी नोट इशू करते हैं इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि सारे कॉइन्स को कौन इशू करता है? सारे कॉइन्स को भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1 रुपी से ज़्यादा की नोट कौन इशू करता है? तब करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक किसको बोलते हैं हम? तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहलाता है एग्जिम बैंक, और एग्जिम बैंक कब बना? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जो नरसिम्हा कमेटी है, नरसिम्हम कमेटी है, वो किससे रिलेटेड है? तो नरसिम्हम कमेटी जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो कमेटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे केलकर कमेटी का संबंध किससे है? टैक्स से है। या फिर चेलिया कमेटी का संबंध किससे है? टैक्स से है। रेखी कमेटी का रिलेशन किससे है? इनडायरेक्ट टैक्स से है। तारापुर कमेटी का रिलेशन किसके साथ है? जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से है। तो कमिटीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इंडिया में नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है? तो इंडिया में नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का काम है सीएसओ का। सीएसओ की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सीएसओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 13, जो नाबार्ड है वो किसकी रिकमेंडेशन से बना था, यानी कौन सी कमेटी ने नाबार्ड के फॉर्मेशन के लिए रिकमेंड किया था? तो उस कमेटी का नाम है शिवरमन कमेटी। बेसिकली शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड कब बना? तो नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एम्प्लॉयज़ को जो डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है, यानी जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई। सीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है जो इंडिया में 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर बेस्ड था? तो इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था हेरोडोमन मॉडल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में कब आया? 1951 से 51 में आया, जो कब तक चला? 1956 तक चला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे था। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पर बेस्ड था? तो सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। इसका फोकस किस पे था? इसका फोकस इंडस्ट्री पे था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक रहा? वो 1956 से 1961 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, जो कहाँ पर है? चाइना में। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या, कौन सा बैंक है? बेसिकली जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर अपना ये ब्रिक्स बैंक बनाया जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। उसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जो स्टैगफ्लेशन है वो क्या होता है? स्टैगफ्लेशन जो है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टेग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी रुक जाती है, यानी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है। एंड इन्फ्लेशन मीन जब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो बेसिकली स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी में रिसेशन के साथ प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार स्टैगफ्लेशन पे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है दलाल स्ट्रीट कहाँ सिचुएटेड है? तो दलाल स्ट्रीट जो है वो सिचुएटेड है मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, नाबार्ड जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान में आया? तो आप सभी जानते हैं नाबार्ड आया था 1982 में। और उस टाइम पे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था इंडिया में? उस टाइम पे चल रहा था 6th 5 ईयर प्लान। तो करेक्ट आंसर हो गया 6th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अभी आप जानते हैं इस टाइम पर 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो कि 2020 से शुरू हुआ था और 2026 तक चलना। बेसिकली ये 5 साल के लिए होता है, बट कोविड की वजह से ये 2026 तक चलेगा। तो इस बार जो अभी इस टाइम पे जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसके चेयरमैन कौन है? उनका नाम है NK सिंह। प्रीवियस का भी पूछ लेता है कि 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे YV रेड्डी। 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो उनका नाम था विजय केलकर। इतनी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे अच्छा इंडेक्स क्या है? वो है पर कैपिटा रियल GDP। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है माइक्रो और मैक्रो टर्म को किसने डेवलप किया था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म को डेवलप किया था रेगनार फ्रिश ने। ईयर भी पूछ लेता कब डेवलप किया था? उन्होंने डेवलप किया था 1933 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड का रेगुलेटर हम किसको बोलते हैं? यानी कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है WTO। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO कब बना इंडिया में? 1 जनवरी 1995 में। क्वेश्चन आता है कि WTO ने किसको रिप्लेस किया? तो WTO ने रिप्लेस किया गैट को। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO किस टाइप की ट्रेड को प्रमोट करता है? बायलेटरल को भी करता है और मल्टीलेटरल ट्रेड को भी प्रमोट करता है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? आप जानते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है जब उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियसली 10 लोगों की ज़रूरत है, 20 लोग काम करें तो 10 लोग एक्स्ट्रा काम करें। अगर आप 10 लोग को हटा भी दोगे तो भी टोटल प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली 10 लोग भी इतना ही प्रोडक्शन करें जितना मिलकर 20 लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा 10 लोग काम कर रहे हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी है? यहाँ पर 0 है। क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कैसी होती है? तो
तो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि फेरा को किसने रिप्लेस किया, तो फेरा को रिप्लेस किया फेमा ने। अच्छा, फेरा कब आया था? फेरा आया था 1973 में, जबकि फेमा कब आया था? यह आया था 1999 में। और फेमा की फुल फॉर्म, फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जबकि यहाँ पर फेमा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई कैसी होती है, तो उनकी सप्लाई होती है इन इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 28 कि पहली बार जो है वो बैंकों का नेशनलाइज, यानी जो कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था वो कब किया गया था, तो एग्जैक्ट डेट थी 19 जुलाई 1969। फर्स्ट टाइम इंडिया में 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था ऑन 19 जुलाई 1969। पूछ लेता है सेकेंड टाइम बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ वो कब हुआ, तो वो हुआ था, एग्जैक्ट डेट थी उसकी 15 अप्रैल 1980, और 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। फर्स्ट टाइम 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे 19 जुलाई 1969 को, जबकि सेकेंड टाइम में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 15 अप्रैल 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में कि पूरा मॉडल को किसने सपोर्ट किया, तो सबसे पहले पूरा मॉडल का इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में कई बार। तो पूरा मॉडल था प्रोवाइडिंग, इसकी फुल फॉर्म थी प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, यानी इसमें बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को डेवलप या प्रमोट करने का काम जो किया था वो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बेसिकली 2003 में शुरू किया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा पूरा मॉडल की बात जो है 2003 में की गई थी, और इस मॉडल में उन्होंने बोला था कि अगर बेसिकली लोग जो है वो रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम ने बोला कि प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया, यानी जो शहरों में जो एम्यूनिटीज़ मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलते हैं, उसको रूरल एरिया में ही प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है जो मार्केट लॉ जिसको हम सेज लॉ भी बोलते हैं उसको किसने प्रेजेंट किया था, तो उसको प्रेजेंट किया था JB से ने। और JB से कहते थे, क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, तो वो भी JB से ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, डिवीजन ऑफ लेबर की बात किसने करी थी, तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी थी एडम स्मिथ ने। 32 क्वेश्चन, सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो सेबी का फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। और क्वेश्चन आ जाता है कि उस टाइम पे सेबी कैसी बॉडी थी, तो उस टाइम पे सेबी जो एक नॉन स्टेचुरी बॉडी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेबी को स्टेचुरी बॉडी बनाया गया, कब बनी वो, 30 जनवरी 1992 को सेबी को एक स्टेचुरी बॉडी बना दिया गया। सेबी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या होता है, सेबी का बेसिकली काम होता है जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है या फिर जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसको रेगुलेट करना, जो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है मार्केट के अंदर उसको कंट्रोल करना। 33 क्वेश्चन में कहता है कि NDC का फॉर्मेशन कब हुआ, तो NDC का फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली 6 अगस्त 1952। NDC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC का काम क्या था, NDC का काम था 5 ईयर प्लान्स को अप्रूवल देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, इस इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने की बात कौन से 5 ईयर प्लान में की गई थी, वो की गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। इसलिए हम बोलते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो इंडस्ट्री पे था। और सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, 1956 से लेकर 1961 तक। क्वेश्चन नंबर 35, अंत्योदय योजना जो है वो कब शुरू हुई, ये शुरू हुई थी 1977 1978 में। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है वैट को इम्प्लीमेंट किया गया था, इसके लिए किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, इसके लिए चेलिया कमेटी ने रिकमेंड किया था। वैट की फुल फॉर्म पूछ लेता है वैल्यू एडिड टैक्स। 37 क्वेश्चन कहता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मेनली पाया जाता है एग्रीकल्चर और खासकर प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ये क्वेश्चन तो बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन, रूरल एरियाज़ में, प्राइमरी सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है ऐसी इकोनॉमी जिसका बाहर कंट्रीज़ के साथ कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होती, यानी वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है सर्वोदय प्लान के फाउंडर कौन थे, तो सर्वोदय प्लान को बनाया था बेसिकली जयप्रकाश नारायण ने 1950 के अंदर। क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पाइनियर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन की शुरुआत किसने करी थी, तो बेसिकली करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आपने पढ़ा था 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, यानी जो LPG पॉलिसी आई थी उसके जो फाउंडर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करने की बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है
कौन सा सेक्टर इंडिया में ऐसा कौन सा सेक्टर जिससे सबसे ज़्यादा जीडीपी क्रिएट होता है, उसका नाम है टर्शियरी सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं। कई बार कुछ एग्जांपल देके पूछ लेता है कि बताओ सर्विस सेक्टर में क्या आता है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, टर्शियरी सेक्टर के। टर्शियरी सेक्टर बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, आरबीआई की होती है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। आपने जो मैंने प्रीवियस क्लास में डाला था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कब फॉर्म हुई, कितने मेंबर्स है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बेसिकली फॉर्मेशन आपने याद रखना 1921 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया था 1921 में, बट 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, एसबीआई, विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, जो आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। यानी इंडिया बाहर से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदती है, उस प्रोडक्ट को बाहर से मंगाने की जगह हम अपनी कंट्री में ही उसको मैन्युफैक्चर करें। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हम रेडमी के फ़ोन बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते थे, और आज के टाइम पे आप जो रेडमी के फ़ोन या बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ पे लिखा होता है ना मेड इन इंडिया, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग हम उस प्रोडक्ट को इंडिया में ही करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब आया। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था सितंबर 2014 के अंदर, और इसको लाया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है प्लानिंग कमीशन कब बना। तो प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950, और इसका काम ही होता था 5 ईयर प्लान्स को तैयार करने का, ठीक है। और इसी 5 ईयर प्लान को क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया, इसी जैसे 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किसके साथ किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ। उसी तरीके से क्योंकि 5 ईयर प्लान को बनाने का काम प्लानिंग कमीशन करता था, तो जब 5 ईयर प्लान ही नहीं रहा तो प्लानिंग कमीशन को भी हटा दिया गया। क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कब बना, ये बना 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं किस रेट पर कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक से बोरो करता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 48 एलआईसी कब बना। तो एलआईसी आया 1956 में। एलआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन कमेटी जो है, उस सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कौन सी कमेटी थी, उसका नाम था सीधा सीधा सरकारिया कमेटी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो मिल्क प्रोडक्शन से है। फादर ऑफ हम बोले फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन या फिर फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं इंडिया के वर्ल्ड के अंदर, तो उनका नाम है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन थे जिनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक फोकस किस पे था, मिल्क प्रोडक्शन पे था। तो ये हमने इस वीडियो में बेसिकली वो क्वेश्चंस कवर किए जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।